फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए कि मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? द्वितीय। जैसे कृषि हो गया, है ना, कोई भी मछली पालन हो गया, ठीक है, समुद्र में मछली है, नदी में मछली है, सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब उसी मिट्टी को जब ईंट बनाएंगे तो द्वितीय क्षेत्र में, और उसको जब बेचेंगे तृतीय क्षेत्र में आएगा। नौकरी किस में आएगा? तृतीय क्या आएगा? बिजनेस, दुकान तृतीय क्या आएगा? उद्योग द्वितीय में आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहे कि इनमें से किस संस्था के द्वारा वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों का निर्धारित करता है? तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। आप इसे 4-5 क्वेश्चन हो गया कि विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। ठीक है। और इसी को क्या कहा गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बताइए कि इनमें से कौन द्वितीय प्रदूषक है? जैसे O3, ओजोन जो है, क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। HNO3 क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। टैन क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। तो आप ये बताइए कि प्रथम प्रदूषक कौन कौन आते हैं? तो पहले जानिए कि प्रथम प्रदूषक होते क्या है। जिस आपसे प्रथम प्रदूषक होंगे, जिसमें से जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, जिस स्रोत से सीधे प्रदूषण निकलता हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। लेकिन अब O3 वगैरह है, वो प्राथमिक नहीं है, द्वितीय प्रदूषक है। पैन क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। HNO3, अमोनिया क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। जैसे आपने पढ़ा हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, के लिए सर्वाधिक जिम्मेवार कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और O3 जो ओजोन का जो है रासायनिक फॉर्मूला O3, ऑक्सीजन का O2, जल का H2O। तो ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति किस गैस से? CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन, जो कहां से निकलता है? AC और फ्रिज से निकलता है। AC और फ्रिज से निकलता है। तो क्या आप प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक समझे? प्राथमिक प्रदूषक से सीधे डायरेक्टली प्रदूषण निकल रहा है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। जैसे बाइक चलाएंगे, बाइक या कार, उसके धुएं से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और शीशा निकलता है, लेड भी निकलता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो इसका है एक संगठन, निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन। देखें ना, आगे बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सी संगठन निर्धारित करता है? ऑप्शन में है कृषि मंत्रालय, योजना आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और नीति आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है इसी को लेकर के। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको इंग्लिश से बोलते हैं MSP, ये निर्धारित किया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो राष्ट्रीय विकास परिषद सबसे बताइए कि कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक है? ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका वर्णन है नहीं है। इसका अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री। पहली बार राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को गठित किया गया था। उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या है? यह केंद्र और राज्यों के बीच सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। केंद्र और राज्य के जो संबंध होगा उसके बीच सेतु का काम करता है। इसीलिए के संथानन समिति ने, कौन सी समिति? के संथानन समिति ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया। जैसे आप वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है CVC के अध्यक्ष वर्तमान में? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? देख के आइएगा।
और केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो गठन किया गया था के संधारण समिति के सिफारिश पर ही किया गया था। ठीक है, चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? यानी वो व्यवस्था जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का अस्तित्व हो, दोनों मिले, प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी। बोले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन्फ्लेमेशन में कमी तो अगर RBI द्वारा अगर CRR में वृद्धि किया गया तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता जो है, लिक्विडिटी, क्या कमी आ जाती है, माने पैसा का जो बोलबाला कम जाता है। इसे अगर ज्यादा पैसा हो गया है लोगों के पास तो RBI क्या करता है? CRR बढ़ा देता है। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति हो जाएगी, देश का आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाएगा। इसलिए जब कैश ज्यादा हो जाएगा तो RBI क्या करता है? CRR को बढ़ा देता है। RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसीलिए 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाते हैं। हाँ, हिल्टन समिति के सिफारिश पर। ठीक है, बताइए कि एक हजामती दर्पण हो गया जिसमें हम लोग सेविंग करते हैं, कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। टॉर्च में अवतल दर्पण का, सर्च लाइट में जो दंत चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट, दांतों की दांत, आंख, कान देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग? अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल कनकेव मिरर। बोले गाड़ी के फर्स्ट दृश्य के लिए, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक आप देखते होंगे कि परावर्तक लैंप लगा होता है ना, उसमें जो गाड़ी स्ट्रीट डोर है तो उसमें कौन सा दर्पण? उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो पीला बढ़ता है, पीला वगैरह नहीं बढ़ता है, हाँ, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो कौन सा रोग ग्रसित होगा? अगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष। उसको निवारण के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। उसी को कहा गया मायोपिया। ठीक है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो कौन सा रोग से ग्रसित है? दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस को ही हाइपर मायोपिया कहा गया। हाँ, तो उत्तल लेंस का जो आवर्धन क्षमता पूछ लिया गया एग्जाम में कि आवर्धन क्षमता यानी क्या बोलते हैं उसको? मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है? किसका? उत्तल लेंस का। उत्तल का याद रखिए, उत्तल लेंस का जो आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। किसी के चश्मा का पावर पॉजिटिव है तो उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ होगा? उत्तल लेंस लगा होगा। किसी के चश्मा का पावर निगेटिव है तो अवतल लेंस लगा हुआ होगा। क्लियर है? अगर अपने आसपास के घरों में देखिए, दादी माँ हो गई या किसी लोगों का होगा, अगर चश्मा का पावर बताता है कि -5 माइनस कुछ भी है तो कौन सा लेंस? उसमें माइनस रहेगा तो अवतल, अब प्लस रहेगा तो उत्तल। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, तो उसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आंख में जो इमेज बनता है किस भाग पर? रेटिना पर। किस आंख के किस भाग द्वारा रंग का निर्धारित किया जाता है कि कौन सा रंग? आइरिस, इसी को बोला गया परितारिका। और जब आंख दान में देते हैं तो कौन सा भाग? कॉर्निया देते हैं। हमारा आंख किस लेंस की तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस। सीसीटीवी कैमरे में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। तो आपको पता है, अच्छी बात है। कन्वेक्स मतलब उत्तल, कन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस और कॉनकेव मतलब अवतल लेंस। निगेटिव में बोले हैं, सुनिए ना, कॉनकेव छोटा हो गया, उत्तल हो गया, बड़ा हो गया। चलिए, निगेटिव में क्या बोले हैं? उत्तल की अवतल। निगेटिव में उत्तल या अवतल, एक कोई याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। निगेटिव में अवतल, कॉनकेव। ठीक है, देख, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान, यानी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? उसमें दाब बढ़ जाता है, जिससे कि क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जी कहाँ होगा?
ऑप्शन में उसके सिरे पर, उसके मध्य में, उसके नीचे। तो अगर स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है तो सबसे नीचे हो जाएगा। और ऐसे कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है तो कहाँ होगा? उसके केंद्र में होगा। ये पीसा की मीनारें जो है झुकी हुई प्रतीत होती है, उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ है? केंद्र में है, सेंटर में है। हम लोग भी झुक सकते हैं। हाँ ये नहीं रहती है, क्या है? ठीक है। रहेगा कि तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है? किसी पदार्थ तरल है, उसका क्वथनांक कब बढ़ेगा? जब वायुमंडलीय दाब बढ़ा देंगे तो। टार्टिक एसिड एक अच्छा घटक माना जाता है किसका? बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर को रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। तीन जो पाउडर अक्सर पूछता है, बेकिंग पाउडर, उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका जो फॉर्मूला हो गया NaHCO3। एक होता है धोबन सोडा, जल की अस्थायी अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है धोबन सोडा का प्रयोग करके। हाँ, उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। बाई लग जाएगा तो बाइकार्बोनेट, माने आपका बेकिंग सोडा। असीधे हो गया सोडियम कार्बोनेट, तब धोबन सोडा, उसका रासायनिक फॉर्मूला Na2CO3। एक होता है कास्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, हाँ, उसका जो रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और फॉर्मूला हो गया NaOH। एक आता है क्विक लाइम यानी कली चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO है ना, इसको बोला गया अनबुझा चूना। क्वेश्चन में पूछा गया है बीपीएससी में कि अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, उसी का नाम है कली चूना, क्विक लाइम है ना। अब कली सूखा हुआ चूना है, कली चूना है, उसे पानी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बुझ जाएगा, तो फिर बनेगा बुझा हुआ चूना, तो उसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हो गया बुझा हुआ चूना या बखरा चूना। इसको याद कर लीजिएगा। और जब कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड का रंग दूधिया हो जाएगा कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तब। और कैल्शियम ऑक्साइड में ही क्लोरीन मिला देंगे तो क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र सबसे पहले याद रखिए, जिप्सम का। जिप्सम से पानी निकाल लेते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना। तो जिप्सम का NO2 क्या है, उसका होता है Na2CO4 into 2H2O होता है। ठीक है, उसमें पानी निकाल लेंगे तो Na2SO4 into half H2O हो जाएगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, POP का है। उसी POP का प्रयोग बैंडेज जब हाथ फूट जाता है तो डॉक्टर करते हैं। ये सब पूछता है ना। जिप्सम में हाफ 2 होगा, पूरा 2 होगा और हाफ हो जाएगा। पेरिस में हाफ है। पुट्टी जो होता है वो तो वही है। लेकिन हमारे घर में जो चूना करते हैं, चूना वगैरह करते हैं, उसका चूना वही बुझा हुआ चूना होता है। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और चूना जो पान में खाते हैं कौन सा चूना? वही चूना है, ठीक ना। बोलिए कि डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। फेफड़ों के बीच विद्यमान कौन सी ग्रंथि रहती है? कौन सी ग्रंथियों में, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? फेफड़ा में थाइमस। ठीक है। अपूर्ण अपराभिता की खोज किसने किया था? कार्ल कॉरेंस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? आलू में आंख का पाया जाना। सीमेंट के जमने के दौरान कौन सी क्रिया होती है? तो सीमेंट का जल योजन होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब लोहा को बाहर रखेंगे तो ऑक्सीकरण हो जाता है ना। वो क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। तो जब लोहा में जब जंग लगता है उसका भार बढ़ता है या घटता है? बढ़ जाता है। एक्चुअली क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, फेरस ऑक्साइड का एक परत बन जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पुरानी किताब कॉपी का जो पेज है पीला हो जाता है, तो जो किताब का सेलुलोज है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण में क्या होगा? हाइड्रोजन का निकल जाएगा। हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। और क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाँ, और रिडक्शन साथ में होगा तो क्या प्रोसेस बोलते हैं उसको? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स। 4-5 और है, देखिए जल्दी से। सोयाबीन फसल को उगाने के लिए एक जीव को
इसमें से किस जीव को एक जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सोयाबीन फसल को उगाने के लिए राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, जो जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। जैसे आपने सुना होगा धान की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में कौन सा काम करता है? नील हरित शैवाल, जो किसकी कमी को पूरा करता है? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ग्रीन एल्गिन क्या बोलते हैं। एक है घाटियाना नेफेंथिस, कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। उसको घटपर्णी बोलते हैं। मेघालय के जंगल में पाया जाता है। वो अपना जीव जंतु को कीट भक्षी होता है। तो पूछा गया कि अपना जीव जंतु को खाकर किसकी कमी को पूरा करता है? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। और हाल ही में नाइट्रोजन का प्रयोग करके सजाए मौत देने वाला देश अमेरिका भी है। ये वाला याद है ना? हाँ, बोलेगा विश्व मत्स्य दिवस कब मनाते हैं? 21 नवंबर को मनाते हैं। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाते हैं? हाल ही में एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। वो उनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? कृषि में। उनको भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। खासकर डेयरियों में, डेयरी होता है उसमें दूध उत्पादन से संबंधित है। एक बोलेगा पाश्चीकरण क्या है? प्रक्रिया जिसमें डेयरी, हाँ, पाश्चराइजेशन, वो दूध से संबंधित है। और दूध किसका उदाहरण है? पायस का। ठीक है। दूध किसका? पायस का उदाहरण है। जैसे धुआं पूछेगा, धुआं किसका उदाहरण है? धुआं। कुआं बोलेगा तो जल में द्रव, धुआं बोलेगा तो जल में एरोसोल है। तो आपको कुआं पूछेगा तो जल में द्रव हो गया, धुआं पूछेगा तो जल में गैस हो गया, और धूल पूछेगा तो जल में ठोस हो गया, और दूध पूछेगा तो द्रव में द्रव हो गया। इसलिए समझ में, इसलिए पायस हुआ। नहीं है? ठीक है। हाल ही में वर्ष 2024 में अटेर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? अटेर महोत्सव मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4% रहने का अनुमान है। ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स संगठन में कुल कितने देश हैं? 10। ब्रिक्स संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रिक्स का मुख्यालय चीन का संघाई में है। और अर्जेंटीना को निमंत्रण मिला था, लेकिन उसने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। 5 एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुनिएगा कि निम्न में से किसे ब्रिक्स मानव कहा गया है? ब्रिक्स मानव रिचर्ड सेंट वारबेकर को कहा गया। ठीक है। बोलेगा कि हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी का। किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया गया? महाराष्ट्र। हाल ही में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपति पद का नाम बदलकर क्या किया गया है? कुल गुरु। जब विश्वविद्यालय में कुलाधिपति होते थे, कुलपति होते थे, उनका नाम कुलगुरु कहा गया। जैसे केरल ने अपना राजधानी केरल ने अपना नया नाम केरलम करने की घोषणा किया है, और आंध्र प्रदेश ने अपना राजधानी विशाखापट्टनम करने की घोषणा किया है, और उड़ीसा ने कुल भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने का ये किया है, विधेयक पारित किया है। ठीक है। हाथी पांव नामक रोग का वाहक क्या है? हाँ, याद रखिएगा कि जो मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? फाइलेरिया होता है, उसी में ना पैर फूल जाता है। मलेरिया होता है मादा एनफिलीज से, मादा डेंगू होता है मादा एडीज से, और फाइलेरिया होता है मादा क्यूलेक्स से।
बुसरेडी होता है। और एक होता है से होता है कितना? सीसी मक्खी से निद्रा रोग होता है। बालू मक्खी बालू मक्खी से सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई उससे कालाजार, बालू मक्खी से कालाजार। किस ग्रुप के लोगों को सर्वग्राही बोलते हैं? यूनिवर्सल ओ कहती है एबी को सर्वग्राही बोलते हैं एबी को, और सर्वदाता बोलते हैं ओ को। तो बोले ओ में कौन पॉजिटिव है निगेटिव? निगेटिव। और एबी में पॉजिटिव है निगेटिव? पॉजिटिव। यानी आप ये जानिए कि एबी पॉजिटिव होंगे उनको सर्वग्राही बोला गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया। और ओ ग्रुप वाले ओ क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, उसको यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल दाता कहा, सर्वग्राही दाता कहा गया। ठीक है, तो इसे आप बताइए कि एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस किस समूह के वर्ग के लोगों से अपना ग्रहण जो रक्त है ग्रहण कर सकता है? क्या एबी रक्त समूह है तो वो व्यक्ति ए बोला से, ओ बला से, ए बला से, बी बला से और एबी वाला से सबसे हाँ ग्रहण कर सकता है। ठीक है, एक है जब एरिथ्रोसाइट का नाम सुने होंगे। हाँ आरबीसी। एरिथ्रोसाइट किस रक्त समूह का मतलब किसका नाम है? आरबीसी का एक नाम है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का। रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? के। और कौन सा आपका? प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त थक्का जमता है, याद रखिएगा उसमें। और वैसी अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ गया तो उसी में ल्यूकीमिया नामक कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और तो स्वागत आप सबका, बंद कर दीजिए।